नमस्कार विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम मुगल सम्राट अकबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम अकबर के द्वारा राजनीतिक एकीकरण और साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। अकबर की आरंभिक विजय नीति का उद्देश्य राज्य विस्तार और धन दौलत प्राप्त करना था। जब उसका अधिकांश उत्तरी भारत पर अधिकार हो गया, तब उसकी विजय नीति का उद्देश्य देश को राजनीतिक एकता प्रदान कर प्रजा को सुख, शांति और सुरक्षा प्रदान करना हो गया। अकबर की विजय नीति के अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा विजय की। अकबर के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर अपने ऐशो आराम और विलासी जीवन के लिए प्रसिद्ध था। उसकी विलासिता के कारण प्रशासन शिथिल हो चुका था, अतः अकबर मालवा विजय के लिए ललायत हो उठा। अकबर ने इस अभियान का नेतृत्व आदम खां और पीर मोहम्मद को सौंपा। 29 मार्च 1561 को बाज बहादुर व मुगल सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बाज बहादुर पराजित होकर भाग खड़ा हुआ। अकबर ने पीर मोहम्मद को मालवा का गवर्नर नियुक्त किया। पीर मोहम्मद ने आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर वहां के निवासियों, यहाँ तक कि मुल्ला मौलवियों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच बाज बहादुर ने असीरगढ़ व बुरहानपुर से सैनिक सहायता प्राप्त कर उस पर आक्रमण किया और मालवा पर अधिकार कर लिया। पीर मोहम्मद वहां से भाग खड़ा हुआ। इसकी सूचना मिलने पर 1562 में अकबर ने अब्दुल्ला खां उज़्बेक को मालवा की ओर भेजा। बाज बहादुर परास्त होकर गुजरात की ओर चला गया और अकबर को आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने उसे माफ़ कर दिया व उसे 2000 का मनसबदार बना दिया। इसी समय अकबर का पहली बार राजपूतों से संपर्क हुआ। 14 जनवरी 1562 को अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दीदार के लिए अजमेर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में आमेर के निकट सांगानेर नामक स्थान पर आमेर के शासक भारमेल कछवाहा ने अकबर से मुलाकात की। उसने अकबर के प्रति अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित की और अपनी पुत्री का विवाह सम्राट से करने का प्रस्ताव किया। अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अजमेर से लौटते समय सांभर में भारमल की पुत्री से विवाह कर लिया। इस राजपूत कन्या को अकबर ने शाही हरम में उच्च स्थान दिया और इसी ने आगे चलकर जहांगीर को जन्म दिया। अकबर भारमल के पुत्र भगवान दास और पुत्र मान सिंह को भी अपने साथ आगरा लाया और दरबार में उन्हें सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। भारमल की इस नीति का अनुसरण अन्य राजपूत शासकों ने भी किया। मुगल राजपूत संबंधों के इतिहास में इस विवाह का असाधारण महत्व है। इससे न केवल दोनों के बीच में दृढ़ संबंध बने, बल्कि मुगलों को राजपूतों का ठोस समर्थन व सहयोग भी प्राप्त हुआ। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने लिखा है कि यह विवाह भारत की राजनीति में एक नवीन युग के उदय का प्रतीक था। इससे देश में उत्तम शासकों की पीढ़ियां चली और मुगल सम्राटों को पुश्तों तक मध्यकालीन भारत के सर्वोच्च सेना नायक और कूटनीतिज्ञों की सेवाएं प्राप्त हो सकी। वास्तव में राजपूतों का सहयोग व समर्थन मुगल साम्राज्य के स्थायित्व में सहायक सिद्ध हुआ। राजपूतों से वैवाहिक संबंधों ने न केवल अकबर की नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित किया। अकबर की अगली विजय थी मेड़ता विजय। इस समय मेड़ता पर जयमल राठौड़ का अधिकार था, जो मारवाड़ के शासक राव मालदेव का सामंत व सेना नायक था। अकबर ने मिर्जा शरीफुद्दीन को मेड़ता के दुर्ग पर अधिकार करने भेजा। उसने मेड़ता के दुर्ग को घेर लिया। जयमल राठौड़ और उसके सहयोगियों ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया, किंतु वे पराजित हुए और दुर्ग पर मुगलों का अधिकार हो गया।
जयमल राठौड़ मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की शरण में चला गया। मेड़ता विजय के बाद अगला प्रदेश जिस पर अकबर ने विजय प्राप्त की वो है गोंडवाना। गोंडवाना मध्य प्रदेश में स्थित था। इस समय गोंडवाना पर रानी दुर्गावती अपने पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अकबर ने अपनी विजय नीति का अनुसरण करते हुए 1564 में आसफ खां को गोंडवाना पर अधिकार करने भेजा। रानी दुर्गावती ने अपनी विशाल सेना लेकर मुगलों का सामना करने के लिए आगे आई। उसने मुगलों का बड़ी वीरता से सामना किया, परंतु वह घायल हो गई। शत्रु द्वारा पकड़े जाने और अपमानित किए जाने की आशंका से उसने आत्महत्या कर ली। अब मुगल सेना चौरागढ़ की ओर गई, जहां वीर नारायण ने बड़ी वीरता से मुगलों का सामना किया, किंतु वह परास्त होकर मारा गया और गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया। गोंडवाना विजय के पश्चात अकबर की अगली विजय थी चित्तौड़ की विजय। इस समय चित्तौड़ का शासक महाराणा उदय सिंह था। मेवाड़ के सिसोदिया राणाओं के त्याग और बलिदान के कारण भारत के राजपूत शासक उदय सिंह को अपना सिरमौर मानते थे। अतः अब जब तक अकबर मेवाड़ को अपनी अधीनता में नहीं ले लेता था, तब तक उसकी उत्तरी भारत की विजय को पूरा नहीं माना जा सकता था। अतः सितंबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ विजय का निश्चय कर उस दुर्ग को घेर लिया। राजपूत सरदारों ने राणा उदय सिंह को अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित भेजकर दुर्ग की रक्षा का भार जयमल राठौड़ को सौंप दिया। दुर्ग का घेरा काफी लंबे समय तक चलता रहा। इसी बीच 23 फरवरी 1568 को अकबर ने दुर्ग की प्राचीर पर चढ़े जयमल को देख लिया, जो दुर्ग की मरम्मत करवा रहा था। अकबर ने बंदूक से निशाना साधा, जिससे जयमल घायल हो गया। इस पर रात्रि में स्त्रियों ने जोहर किया और दूसरे दिन राजपूत केसरिया वस्त्र धारण कर मुगल सेना पर टूट पड़े। जयमल की मृत्यु के बाद राजपूत सेना का नेतृत्व केलवा के सरदार पत्ता ने किया। मुट्ठी भर राजपूत मुगल सेना के सामने कब तक टिकते। एक एक राजपूत अपनी मातृभूमि के लिए वीरतापूर्वक लड़ा व वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरे दिन अकबर दुर्ग में गया, जहां लगभग 30,000 राजपूतों को उसने कत्ल करवा दिया, जिसे अकबर के जीवन काल पर एक काला धब्बा माना जाता है। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसकी याद में उसने आगरा के किले के दरवाजे पर उनकी पत्थर की मूर्तियां स्थापित करवाई। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने आदम खां को चित्तौड़ का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं आगरा आ गया। अभी तक मेवाड़ का अधिकांश भाग राजपूतों के अधिकार में ही था। चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने रणथंभौर को जीता। इस समय रणथंभौर बूंदी के हाड़ा राजपूत सुरजन राय के अधिकार में था, जो मेवाड़ के अधीन था। अप्रैल 1568 में अकबर ने रणथंभौर पर सेना भेज दी, किंतु मालवा पर विद्रोही मिर्जा के आक्रमण के कारण सेना को वापस बुला लिया गया। इसके बाद 1569 में मुगल सेनाओं ने रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया। घेरा लंबे समय तक चलता रहा और दोनों पक्षों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। अंत में विवश होकर सुरजन राय हाड़ा ने अपने दोनों पुत्रों को अकबर की सेवा में भेजकर आत्मसमर्पण कर दिया। 22 मार्च 1569 को रणथंभौर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अकबर की अगली विजय थी कालिंजर विजय। कालिंजर का दुर्ग उत्तरी भारत के अभेद्य दुर्गों में समझा जाता था। इस समय इस दुर्ग पर रीवा के राजा रामचंद्र का अधिकार था। अगस्त 1569 में अकबर ने मजनू खां को इस दुर्ग पर अधिकार करने भेजा। रामचंद्र चित्तौड़ व रणथंभौर के पतन से परिचित था, अतः उसने
मजनू खां का कोई विशेष विरोध किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। रामचंद्र को इलाहाबाद में कोई जागीर दे दी और कालिंजर पर मुगलों का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं अकबर द्वारा राजपूताना पर आधिपत्य की। 1570 में अकबर नागौर की तरफ आया, जहां उसका नागौर दरबार लगा। वहां पर बीकानेर के राव कल्याणमल व उसके पुत्र राय सिंह अकबर की सेवा में उपस्थित हुए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने बीकानेर और जैसलमेर के राजघरानों से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इस प्रकार 1570 तक राजपूताने के लगभग सभी राज्यों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ और उसके अधीनस्थ राज्य, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ शामिल थे, वे अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मुगलों के अधीनता से मुक्त थे। मारवाड़ के चंद्रसेन ने भी लंबे समय तक मुगलों का प्रतिरोध किया था। राजपूताने पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अकबर ने गुजरात पर अपना अधिकार किया। इस समय गुजरात न केवल अंतर्राज्यीय व्यापार का केंद्र था, बल्कि एशिया एवं यूरोपीय देशों का भी व्यापार होता था। साथ ही गुजरात मक्का जाने के मार्ग में पड़ता था। वहाँ प्रांत की समृद्धि और हज यात्रियों को सुरक्षित मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से भी अकबर गुजरात पर अधिकार करना चाहता था। इसके अलावा गुजरात अकबर के विद्रोहियों का एक शरण स्थल बना हुआ था, इसलिए गुजरात को जीतना अकबर के लिए अति आवश्यक हो गया था। संयोग से 1572 में वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया तथा इत्माद खां और उसके दल ने अकबर से सहायता मांगी। अतः अकबर खानकला के नेतृत्व में सेना भेजकर स्वयं भी गुजरात आया। यहाँ के शक्तिहीन व निर्बल शासक मुजफ्फर खां तृतीय ने मुगलों का कोई विशेष सामना नहीं किया और नवंबर 1572 में अहमदाबाद पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुजफ्फर खां को बंदी बनाकर अकबर ने खान आजम मिर्ज़ा अजीज़ कोका को गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया और स्वयं केम्बे के लिए रवाना हो गया। किंतु अकबर के जाते ही मोहम्मद हुसैन मिर्ज़ा लौट आया तथा असंतुष्ट अमीरों को साथ लेकर खान आजम को घेर लिया। खान आजम उनका सामना करने में असमर्थ था, अतः सितंबर 1573 को स्वयं अकबर आ धमका। विद्रोहियों को पराजित कर 5 अक्टूबर 1573 को अकबर फतेहपुर सिकरी लौट आया। इस विजय के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य की सीमा पश्चिमी समुद्री सीमा तक पहुंच गई थी, जिससे पुर्तगाली संपर्क में आए। गुजरात जीतने के पश्चात अकबर ने बिहार व बंगाल को जीता। सुलेमान कारामानी शेरशाह सूरी के काल में बिहार का गवर्नर था, किंतु उसके वंश के पतन के पश्चात उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उसने उड़ीसा और बंगाल को भी अपने अधिकार में कर लिया। 1568 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन 1572 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद उसके पुत्र दाऊद ने पुनः अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। अतः 1574 ईस्वी में अकबर ने उस पर आक्रमण कर उसे बिहार से भगा दिया और प्रांत को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दाऊद उड़ीसा की ओर चला गया। अकबर बंगाल अभियान का दायित्व मुनीम खां को सौंपकर लौट आया। मुनीम खां ने मार्च 1575 ईस्वी में दाऊद को पुनः पराजित किया। फिर भी बंगाल का कुछ भाग उसके अधिकार में रह गया। अक्टूबर 1575 ईस्वी में दाऊद ने बंगाल के खोए हुए क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न किया। अतः जुलाई 1576 में मुनीम खां ने उसे अंतिम रूप से पराजित किया। दाऊद युद्ध में मारा गया। बंगाल को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।
विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अकबर के प्रसिद्ध मेवाड़ अभियान की। चित्तौड़ के पतन के 4 वर्ष पश्चात महाराणा उदय सिंह की 1572 में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात पराक्रमी राणा प्रताप मेवाड़ का शासक बने। अकबर ने महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपने कई मंडल भेजे, कई दूत भेजे, जिसमें सबसे पहले जमाल खां कोरची को भेजा, उसके पश्चात मान सिंह को, फिर भगवान दास को और अंत में टोडरमल को भेजा। परंतु इनमें से कोई भी महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने में सफल नहीं हो पाया। अतः अंत में अप्रैल 1576 में अकबर ने आमेर के कुंवर मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेज दी। उधर महाराणा प्रताप भी अपनी सेना लेकर अकबर के विरुद्ध आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं ने, उधर मानसिंह ने शाही सेना को लेकर खमनोर नामक गांव और अरावली पर्वत की हल्दी घाटी शाखा के मध्य मैदान में पहुंचकर घेरा डाल दिया। 18 जून 1576 को राणा प्रताप हल्दी घाटी के मुहाने से बाहर निकले और मुगल सेना पर धावा बोल दिया। राणा का यह आक्रमण इतना भीषण था कि एक बार तो मुगल सेना में खलबली मच गई, लेकिन चूंकि राणा के पास सेना बहुत छोटी थी, अतः वह अपनी इस प्रारंभिक सफलता का लाभ नहीं उठा पाए। अब राणा ने शत्रु दल के हाथियों पर हमला किया। दोनों पक्षों ने अब आमने सामने का युद्ध आरंभ कर दिया था। कुछ ही समय बाद यह अफवाह फैल गई कि स्वयं अकबर मानसिंह की सहायता हेतु आ रहा है। अतः शाही सेना दोगुने जोश से लड़ने लगी और राणा को चारों ओर से घेर लिया। ऐसी संकट से भरी स्थिति में राणा प्रताप के स्वामी भक्त सरदारों ने राणा के घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। मेवाड़ सेना का नेतृत्व झाला बीता ने किया, लेकिन अब उनकी हिम्मत टूट चुकी थी। अतः राणा के सैनिक युद्ध क्षेत्र से भाग निकले और अधिकांश मारे गए। विजय श्री शाही सेना को प्राप्त हुई। मुगल सेना इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने राणा और उसकी सेना का पीछा भी नहीं किया। विजय प्राप्त होने के बावजूद मानसिंह महाराणा प्रताप के अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सका। विद्यार्थियों, यद्यपि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना विजयी हुई थी, लेकिन फिर भी अकबर की मेवाड़ को अधीन करने की अभिलाषा कभी पूरी नहीं हुई। मुगल सेना को स्थानीय लोगों की शत्रुता के कारण मार्ग में अनेक कष्ट उठाने पड़े। मानसिंह के लिए भी यह विजय निष्फल साबित हुई थी, क्योंकि न तो वह महाराणा प्रताप को मृत या जीवित पकड़ सका था और न ही मेवाड़ को अधीन कर सका। मेवाड़ में असफल होने के कारण मानसिंह को अकबर की कृपा दृष्टि से वंचित होना पड़ा। कुछ इतिहासकारों ने भाटों और चारणों द्वारा रचित साहित्यिक कृतियों के आधार पर लिखा है कि अकबर ने अपने महान प्रतिद्वंदी राणा के प्रबल पराक्रम के आगे नतमस्तक होकर शेष जीवन के लिए उसके साथ छेड़छाड़ बंद कर दी थी। लेकिन यह सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि इसके पश्चात भी अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए अनेक प्रयत्न करता रहा। हालांकि ये प्रयत्न 1585 तक चलते रहे। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ की ओर कोई सेनापति नहीं भेजा, क्योंकि इसका कारण था कि उस समय अकबर उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों की रक्षा में उलझा हुआ था। राणा प्रताप ने अकबर की इस व्यस्तता का लाभ उठाते हुए अपने राज्य के अधिकांश भागों पर पुनः अधिकार कर लिया। जनवरी 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु के बाद अकबर ने प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के विरुद्ध भी अभियान भेजे, किंतु वह मेवाड़ को अधीन नहीं कर सका। डॉक्टर त्रिपाठी का कहना है कि अकबर द्वारा भारत की एकता स्थापित करने के महान कार्य में प्रताप ने शामिल होना अस्वीकार कर वास्तव में गलती की थी, किंतु
आधुनिक काल के विचारों को अकबर और प्रताप के काल में ढूंढना इतिहास के प्रति अन्याय करना होगा। राणा प्रताप के प्रति अकबर का उद्देश्य अनुचित था और राणा प्रताप जीवन पर्यंत अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सफल रहे थे। इसी कारण इतिहास में उनका नाम बड़े ही गौरव के साथ लिया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज के इस भाग में अकबर की हमने इन विजयों के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अकबर की उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।